स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। यथा संशोधित विधेयक संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित बहुमत द्वारा पारित हुआ। दोस्तों, कुछ इस तरह पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से रिक्वायर्ड मेजोरिटी के साथ विमेन्स रिजर्वेशन बिल यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पास कर दिया गया, जहां लोकसभा में 454 वोट्स और राज्यसभा में 215 वोट्स के साथ इस बिल को संसद की मंजूरी मिली। इसी तरह पिछले कुछ समय से करंट गवर्नमेंट ने ऐसे ही कई सारे बिल्स को पार्लियामेंट में प्रपोज किया है, जिनमें से बहुत से पर सरकारी मुहर भी लग चुकी है। उदाहरण के लिए 11 अगस्त को यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने लोकसभा में 3 बिल्स को इंट्रोड्यूस किया था। नंबर 1, 1860 के इंडियन पीनल कोड को रिप्लेस करने के लिए भारतीय न्याय संहिता 2023। नंबर 2, 1973 के कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को रिप्लेस करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। और नंबर 3, 1872 के इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करने के लिए भारतीय साक्ष्य बिल 2023 को होम मिनिस्टर द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। इन सभी बिल्स पर पार्लियामेंट के अंदर चर्चा जारी है और ऐसी उम्मीद है कि जल्द ही ये तीनों बिल्स पास हो सकते हैं। इसी तरह रिसेंट टाइम्स में पार्लियामेंट ने दिल्ली सर्विसेज बिल को पास किया गया है। वहीं यूसीसी को भी डीपीएसपी से हटाकर लागू करने का विचार किया जा सकता है, जिसकी मांग लंबे समय से जारी है और इसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत होगी। लेकिन सवाल है कि आखिर गवर्नमेंट पिछले कुछ साल में प्रोहिबिटिवली ऐसे कई सारे लेजिस्लेशंस को पार्लियामेंट में लेकर क्यों आ रही है? अचानक पार्लियामेंट में इतने सारे बिल्स की बयार कैसे आ गई है? कुछ थिंकर्स सरकार के इस एक्ट को नेक्स्ट ईयर होने वाले जनरल इलेक्शन से जोड़कर देख रहे हैं। दरअसल अगले साल देश अपने नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शंस के लिए तैयार है, जहां सभी राजनीतिक पार्टी इस महायुद्ध के लिए कमर कस चुकी हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, जिसमें एक तरफ जहां विपक्ष सरकार को पिछले टर्म के लिए घेर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार बचे हुए टर्म में कुछ बड़े फैसले लेकर 2024 इलेक्शंस को अपने पक्ष में करने का भरसक प्रयास कर रही है। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि केंद्र सरकार द्वारा इन सभी बिल्स का इंट्रोडक्शन इसी इलेक्शन बेस्ड पॉलिटिक्स का हिस्सा है। खैर दोस्तों, देश में इलेक्शन चाहे हो या ना हो, पार्लियामेंट में किसी बिल को लेकर आना कोई नई बात नहीं है। आजादी से लेकर आज तक ऐसे सैकड़ों बिल्स कभी लोकसभा तो कभी राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किए जा चुके हैं, जिनमें से कई बिल्स पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी के बाद प्रेसिडेंट के एसेंट से एक्ट और फिर एक लॉ का रूप ले चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सभी बिल्स पास कैसे किए जाते हैं? यानी पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया कोई बिल किस तरह एक लॉ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है? आज के इस वीडियो में हम पार्लियामेंट में आने वाले सभी तरह के बिल्स के बारे में एक डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। हम जानेंगे कि बिल्स कितने प्रकार के होते हैं और कैसे उन्हें इंट्रोड्यूस किया जाता है, एक बिल की लाइफ साइकिल क्या होती है, उसमें कौन से प्रोसीजर इन्वॉल्व होते हैं और उन्हें पास करने के लिए कितनी मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और जीएस मेंस के पॉलिटी सबसेक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, पार्लियामेंट का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है लेजिस्लेशन करना। इस लेजिस्लेटिव प्रोसेस की मेजरली 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस होती हैं। पहला है बिल, जो कि प्रपोज्ड लॉ का एक ड्राफ्ट होता है और इसे पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है। यही बिल जब पार्लियामेंट से पास हो जाता है तो एक्ट कहलाता है और ये लेजिस्लेटिव प्रोसेस की दूसरी स्टेज है। तीसरी स्टेज है लॉ, जो कि एक बाइंडिंग सेट ऑफ रूल्स है और इसे किसी गवर्निंग अथॉरिटी द्वारा इन्फोर्स किया जाता है। पार्लियामेंट से पास होने के बाद फॉर्म होने वाला एक्ट इन्फोर्स होने पर लॉ कहलाता है। लेकिन इस पूरी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर का इनिशिएशन बिल के फॉर्म में ही किया जाता है। बिल को पास करने के लिए सेंट्रल लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट में 2 हाउसेज इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला हाउस है लोकसभा या हाउस ऑफ कॉमन्स, जिसे लोअर हाउस भी कहा जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लोकसभा में 550 की मैक्सिमम स्ट्रेंथ को अलाउ करता है, लेकिन करंट मेंबर्स का नंबर 543 है। पहले मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 की थी, जिसमें प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेटेड 2 एंग्लो इंडियन सदस्य भी शामिल थे। लेकिन जनवरी 2020 में इनके रिजर्व सीट्स के प्रोविजन को एबॉलिश कर दिया गया था। अगर कोई पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहती है तो उसे लोकसभा में 272 प्लस मेंबर्स का कॉन्फिडेंस रिक्वायर्ड होता है। लोकसभा का टर्म 5 साल का होता है, लेकिन इस हाउस को टर्म पूरा होने से पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है। दूसरा हाउस है राज्यसभा या हाउस ऑफ स्टेट्स, जिसे अपर हाउस भी कहा जाता है। राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 मेंबर्स की है, जिसमें से 238 मेंबर्स इलेक्ट होकर और 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट होकर आते हैं। यह अपर हाउस कहलाता है क्योंकि ये परमानेंट हाउस है, यानी इसे किसी भी कंडीशन में डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। इसके मेंबर 6 साल के टर्म के लिए इलेक्ट किए जाते हैं और हर 2 साल में
1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों ट्रेडिशनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पार्लियामेंट का तीसरा हाउस कंसीडर किया जाता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 79 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट इंडियन पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट है। इसलिए दोनों हाउसेस से बिल्स सक्सेसफुली पास होने के बाद भी उस पर प्रेसिडेंट का फाइनल एसेंट मिलना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर प्रेसिडेंट किसी बिल को अपना एसेंट ना दे तो उस बिल को एक्ट या लॉ नहीं बनाया जा सकता। अब दोस्तों बात करें अगर बिल्स की, तो बिल्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंशियल बिल, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशन में इन सभी बिल्स के पैसेज के लिए अलग अलग प्रोसीजर्स बताए गए हैं। इन 4 कैटेगरीज के अलावा बिल्स को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया जा सकता है: पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल। पब्लिक बिल को गवर्नमेंट बिल भी कहा जाता है और इस तरह के बिल किसी मिनिस्टर द्वारा इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। इस तरह के बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए 7 दिन पहले नोटिस देना मैंडेटरी होता है। अगर पब्लिक बिल लोकसभा में रिजेक्ट हो जाए तो ऐसा कंसिडर किया जाता है कि गवर्नमेंट के पास हाउस में रिक्वायर्ड मेजोरिटी या कॉन्फिडेंस नहीं है, और ऐसे में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या तो रिजाइन कर सकते हैं या फिर ऑपोजिशन द्वारा हाउस में एक कॉन्फिडेंस मोशन को मूव किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट बिल ऐसे बिल को कहा जाता है जिसे हाउस के किसी नॉर्मल मेंबर द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है। इस तरह के बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए एटलीस्ट 1 महीने पहले नोटिस देना जरूरी होता है। पब्लिक और प्राइवेट बिल्स को पास करने का प्रोसीजर सेम होता है, लेकिन उनकी ड्राफ्टिंग और इंट्रोडक्शन के प्रोसीजर डिफरेंट होते हैं। दोस्तों सबसे पहले और सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ बिल को ऑर्डिनरी बिल कहा जाता है। आपको याद होगा कि साल 2020 में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा 3 फार्म लॉज को पास किया गया था, जिसके अगेंस्ट देश में कई जगह प्रोटेस्ट भी हुए थे। ये बिल्स ऑर्डिनरी बिल्स का ही एग्जाम्पल था। जनरलाइज मैनर में कहा जाए तो फाइनेंशियल बिल, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के अलावा जितने भी बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होते हैं उन सभी बिल्स को ऑर्डिनरी बिल कहा जाता है। इस तरह के बिल को पार्लियामेंट के दोनों में से किसी भी हाउस यानी लोकसभा या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। बिल को पास होने के लिए 3 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, जिन्हें रीडिंग्स कहा जाता है। पहला स्टेज है फर्स्ट रीडिंग, जिसमें बिल को हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाता है और इस स्टेज में उस पर कोई डिस्कशन नहीं होता। इंट्रोडक्शन के बाद कंसर्न हाउस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर बिल को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास एग्जामिनेशन के लिए और रिपोर्ट बनाने के लिए भेज देते हैं। स्टैंडिंग कमेटी चाहे तो एक्सपर्ट ओपिनियन भी ले सकती है। इसके बाद स्टैंडिंग कमेटी अपनी रिपोर्ट बनाकर कंसर्न हाउस को सबमिट कर देती है। दूसरी स्टेज है सेकंड रीडिंग, जिसकी 2 स्टेजेस होती हैं, जिसमें पहले पार्ट में उस बिल पर एक जनरल डिस्कशन किया जाता है। इसके बाद सेकंड पार्ट में उस बिल पर क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन किया जाता है। लास्ट स्टेज है थर्ड रीडिंग, जिसमें कंसर्न मेंबर बिल को पास करवाने के लिए वोटिंग की प्रोसेस को शुरू करवा सकता है। इस स्टेज में बिल के ऊपर एक ब्रीफ जनरल डिस्कशन होता है, जिसमें बिल के सपोर्ट और रिजेक्शन पर आर्गुमेंट्स होते हैं। फाइनली बिल पर वोटिंग होती है, जिसके बाद बिल की कैटेगरी के हिसाब से देखा जाता है कि उसे पास होने के लिए रिक्वायर्ड मेजोरिटी मिली है या फिर नहीं। अगर बिल के फेवर में मेजोरिटी वोट्स डाले जाते हैं तो उस हाउस यानी जिस हाउस में उस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था वहां से उसे पास कर दिया जाता है। फर्स्ट हाउस से पास होने के बाद ये बिल पास होने के लिए दूसरे हाउस में मूव किया जाता है। इस तरह के बिल को पास करने के लिए दोनों हाउसेज में सिंपल मेजोरिटी या वर्किंग मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। सिंपल मेजोरिटी का मतलब है कि जितने लोग हाउस में प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उसका मोर देन 50%। उदाहरण के लिए सपोज कि लोकसभा में 543 मेंबर्स में से 43 एब्सेंट हैं और 100 मेंबर्स ने वोटिंग से अब्सटेन किया है। इसका मतलब है प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स की संख्या सिर्फ 400 है, तो सिंपल मेजोरिटी होगी 50% ऑफ 400 + 1 यानी 201, 201। इस तरह के बिल में दोनों हाउसेस के पास इक्वल ज्यूरिसडिक्शन और इक्वल राइट्स होते हैं, यानी एक हाउस से पास होने के बाद दूसरे हाउस के पास उस बिल को रिजेक्ट करने का पूरा राइट होता है। बिल को रिजेक्ट करने के अलावा दूसरा हाउस बिल पर कुछ अमेंडमेंट्स प्रपोज कर सकता है, जिसे फर्स्ट हाउस एक्सेप्ट करके अमेंडमेंट कर सकता है या अमेंडमेंट्स को रिजेक्ट कर सकता है। साथ ही अगर दूसरे हाउस में बिल रिसीव होने के 6 महीने तक उसे पास नहीं किया जाता तो ऐसे में प्रेसिडेंट उस हाउस को एक नोटिफिकेशन भेज सकता है। साथ ही किसी भी रीजन की वजह से बिल पर दोनों हाउसेस के बीच अगर डेडलॉक की सिचुएशन आती है तो ऐसे में इस डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए ज्वाइंट सिटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ज्वाइंट सिटिंग के प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 108 में दिए गए हैं। ज्वाइंट सिटिंग का अर्थ है जब पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस एक साथ असेंबल होते हैं और ये सिचुएशन सिर्फ 2 ओकेजन्स पर आती है। पहला ओकेजन है जब लोकसभा के जनरल इलेक्शन के बाद फर्स्ट सेशन शुरू होता है।
हर साल का पहले सेशन जो सामान्य तौर पर बजट सेशन होता है, उसके शुरू होने पर प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस को एक साथ असेंबल करके एड्रेस करते हैं। दूसरा ओकेजन है जब ऑर्डनरी बिल पर क्रिएट हुए डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए दोनों हाउसेस असेंबल होते हैं। ज्वाइंट सिटिंग को बुलाने का अधिकार सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होता है और इस सिटिंग को स्पीकर ऑफ लोकसभा या उनकी अब्सेंस में डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा या फिर डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा द्वारा प्रिसाइड किया जाता है। अगर इनमें से कोई भी ऑफिसर अवेलेबल नहीं है तो प्रेसिडेंट लोकसभा के किसी भी मेंबर को प्रिसाइड करने के लिए अपॉइंट कर सकते हैं। यहाँ हमें याद रखना चाहिए कि भारत के वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के डी फैक्टो चेयरमैन होते हैं, मगर क्योंकि वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होते, इसलिए ज्वाइंट सिटिंग को रिसाइड करने का अधिकार उनके पास नहीं है। ज्वाइंट सिटिंग के केस में लोकसभा के पास राज्यसभा के ऊपर अपर हैंड होता है, क्योंकि लोकसभा में 543 मेंबर्स हैं तो वहीं राज्यसभा में 245 मेंबर्स हैं। ऐसे में ज्वाइंट सिटिंग के दौरान किसी बिल पर मेजॉरिटी के लिए सिर्फ 395 वोट्स की जरूरत होगी, जो अकेले लोकसभा के पास मौजूद हैं। ऐसे में ज्वाइंट सिटिंग के केस में राज्यसभा के वोट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है और लोकसभा को अपर हैंड मिल जाता है। इसके बाद आती है अगली सिचुएशन, जब बिल दोनों हाउसेस से पास हो जाता है, फिर इसे प्रेसिडेंट के पास उनके फाइनल असेंट के लिए भेजा जाता है। ऑर्डिनरी बिल के केस में प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन है कि वो इस बिल पर अपनी अनुमति यानी असेंट दे दें, जिसके बाद वो बिल लॉ का रूप ले लेता है। दूसरा ऑप्शन में प्रेसिडेंट अपने पास मौजूद वीटो पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 111 उन्हें प्रोवाइड करता है। प्रेसिडेंट के पास 3 टाइप्स की वीटो पावर्स होती हैं। पहला है एब्सोल्यूट वीटो। इस वीटो का इस्तेमाल करके प्रेसिडेंट किसी भी बिल को आउटराइटली रिजेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है सस्पेंसिव वीटो, जिसे किसी भी बिल को डिले करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस पावर का इस्तेमाल करके प्रेसिडेंट किसी बिल को सिर्फ एक बार पार्लियामेंट के पास रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। रिकंसिडरेशन के बाद अगर वो बिल वापस किसी अमेंडमेंट के साथ या बिना किसी अमेंडमेंट के प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाता है तो प्रेसिडेंट उस बिल पर अपनी असेंट देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। प्रेसिडेंट को यह पावर 1978 में हुए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंडर आर्टिकल 74(1) को रिवाइज करके दी गई थी। तीसरा है पॉकेट वीटो, जिसमें प्रेसिडेंट इनफाइनाइट टाइम के लिए किसी बिल को अपने पास होल्ड कर सकते हैं और उसके लिए वो किसी को भी आंसरेबल नहीं होंगे। पॉकेट वीटो का इस्तेमाल 1986 में पोस्टल बिल पर प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह द्वारा किया गया था, जिसके बाद फाइनली बिल को 1989 में विथड्रॉ कर लिया गया। दोस्तों, दूसरे प्रकार के बिल्स फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं और ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मनी बिल्स। इससे रिलेटेड प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 110 में दिए गए हैं। इसमें टैक्स से रिलेटेड चेंजेस, गवर्नमेंट बोरोइंग्स का रेगुलेशन और कंसोलिडेटेड फंड और कंटिजेंसी फंड की कस्टडी जैसे मैटर शामिल हैं। मनी बिल का सबसे बड़ा उदाहरण है भारत का एनुअल बजट या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 में दिए गए हैं। 1 फरवरी 2023 को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने 2023-24 का यूनियन बजट प्रेजेंट किया। चलिए जानते हैं इस प्रकार के मनी बिल्स को पास करने का प्रोसीजर क्या होता है। दोस्तों, मनी बिल के केस में लोकसभा के पास स्पेशल पावर्स होती हैं। उदाहरण के लिए इस बिल को सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और इसे इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन मैंडेटरी होती है। साथ ही कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं, इस बात का डिसीजन लोकसभा स्पीकर करते हैं और उनका डिसीजन फाइनल माना जाता है। इसके साथ ही लोकसभा से मनी बिल पास होने के बाद राज्यसभा के पास इस बिल से रिलेटेड लिमिटेड पावर्स होती हैं। राज्यसभा में मनी बिल पहुंचने के बाद उसके पास सिर्फ 4 ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है वो बिल को ओरिजिनल फॉर्म में ही पास कर दे। दूसरा ऑप्शन है कि वो बिल को रिजेक्ट कर दे और तीसरा ऑप्शन है कि वो 14 डेज तक उस पर कोई भी एक्शन ना ले। हालांकि राज्यसभा अगर दूसरे या तीसरे ऑप्शन को चूज कर दी है तो ऐसे केस में भी मनी बिल को राज्यसभा से ऑटोमेटिकली पास मान लिया जाता है। 4th ऑप्शन ये है कि राज्यसभा कुछ अमेंडमेंट सजेस्ट करके मनी बिल को वापस लोकसभा में भेज दे, लेकिन यहाँ भी इस ऑप्शन को चूज करने के बाद लोकसभा के पास अथॉरिटी है कि वो रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकती है और दोनों ही केस में बिल को ऑटोमेटिकली पास मान लिया जाता है। यानी मनी बिल के केस में डेडलॉक की कोई सिचुएशन अराइज नहीं हो सकती, क्योंकि राज्यसभा के पास इससे रिलेटेड लिमिटेड पावर्स हैं। इसलिए मनी बिल्स के केस में ज्वाइंट सिटिंग का भी कोई प्रोविजन नहीं है। पार्लियामेंट से पास होने के बाद ये बिल प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए भेजा जाता है। प्रेसिडेंट या तो इस पर एसेंट दे सकते हैं या फिर इसे विथहोल्ड कर सकते हैं, लेकिन वो मनी बिल को किसी
ऑर्डिनरी बिल की तरह रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट के पास वापस नहीं भेज सकते। नॉर्मली प्रेसिडेंट मनी बिल को पास कर देते हैं क्योंकि इस बिल को उन्हीं की रिकमेंडेशन के बाद इंट्रोड्यूस किया जाता है। अगले प्रकार का बिल है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 117 में मेंशन फाइनेंशियल बिल। ऐसा कोई भी बिल जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है पर लोकसभा स्पीकर द्वारा मनी बिल डिक्लेयर नहीं किया गया है, उसे फाइनेंशियल बिल कहा जाता है। फाइनेंशियल बिल 2 क्लासेस के होते हैं। फर्स्ट क्लास का मतलब ऐसे बिल से है जो ऐसे मैटर्स कंटेन करता है जिनका मेंशन आर्टिकल 110 में तो दिया गया है, लेकिन वो एक्सक्लूसिवली उन मैटर से डील नहीं करते। उदाहरण के लिए अगर किसी बिल में टैक्सेशन का क्लॉज है बट वो सिर्फ टैक्सेशन से डील नहीं कर रहा तो उसे फाइनेंशियल बिल ऑफ फर्स्ट क्लास कहा जाता है। फर्स्ट क्लास फाइनेंशियल बिल्स के इंट्रोडक्शन के लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए होती है और इसे सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। फाइनेंशियल बिल ऑफ सेकंड क्लास ऐसे बिल को कहा जाता है जो ऑर्डिनरी बिल्स हैं और इसमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के एक्सपेंडिचर से रिलेटेड प्रोविजंस हैं। सेकंड क्लास फाइनेंशियल बिल्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं होती और इसे दोनों में से किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इसके अलावा दोनों ही क्लास के फाइनेंशियल बिल्स ऑर्डिनरी बिल्स की तरह ही होते हैं और इसीलिए इन्हें ऑर्डिनरी बिल्स की तरह ही पास किया जाता है। दोस्तों कुछ समय से देश में वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा ने जोर पकड़ रखा है। 2 सितंबर को यूनियन गवर्नमेंट ने फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के अंडर एक कमेटी को सेटअप किया था ताकि वन नेशन वन इलेक्शन यानी स्टेट असेंबली और लोकसभा के लिए साइमल्टेनियस इलेक्शंस की फिजिबिलिटी को परखा जा सके। 8 मेंबर की इस हाई लेवल कमेटी को इस आइडिया की फिजिबिलिटी चेक करके इससे रिलेटेड रिकमेंडेशंस देने थे। वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जरूरत होगी और इस आइडिया के लागू होने की प्रक्रिया जानने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की प्रोसेस को जानना इंपॉर्टेंट है। यही तीसरे प्रकार के बिल्स हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स कहा जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट किसी भी प्रोविजन में वेरिएशन, एडिशन या कैंसिलेशन के लिए किया जाता है। ये काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है और इसे साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इंडियन पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन कमेंट करने की पावर तो है, लेकिन ये पावर एब्सोल्यूट नहीं बल्कि लिमिटेड है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बताए गए बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आने वाले किसी भी प्रोविजन को अमेंड करने की पावर पार्लियामेंट के पास नहीं है। अगर ऐसा कोई भी प्रोविजन पार्लियामेंट अमेंड करती है तो सुप्रीम कोर्ट के पास उसे स्ट्रक डाउन करने का राइट होता है। दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, जिसमें अमेंडमेंट के लिए सिंपली मेजोरिटी की नीड होती है। दूसरा, जिसमें अमेंडमेंट के लिए स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। और तीसरा, जिसमें अमेंडमेंट के लिए स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ स्टेट्स के रेटिफिकेशन की भी नीड होती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी की। इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पास करने का प्रोसीजर ऑर्डिनरी बिल जैसा होता है। इसके प्रोविजंस आर्टिकल 368 के परव्यू से बाहर होते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। इसका जिक्र हमें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 2, 3 और 4 में देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया और तेलंगाना नाम का नया स्टेट अस्तित्व में आया। इस नए स्टेट का फॉर्मेशन आर्टिकल 3 का यूज करके किया गया था। इसके लिए सबसे पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की नीड होती है, इसके बाद ही इस तरह के बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ध्यान रहे कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इस प्रोविजन के अलावा किसी और अमेंडमेंट के लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की आवश्यकता नहीं होती। बिल के इंट्रोडक्शन से पहले प्रेसिडेंट इससे कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर के पास ओपिनियन के लिए भेजता है। स्टेट लेजिस्लेचर के पास ओपिनियन देने के लिए स्पेसिफिक टाइम लिमिट होती है और उस टाइम में ओपिनियन ना आने पर टाइम लिमिट को बढ़ाया जा सकता है। ओपिनियन ना आने पर भी बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और अगर ओपिनियन आया है तो उसे मानने के लिए पार्लियामेंट बाध्य नहीं होती। इसके अलावा दोस्तों सिंपल मेजोरिटी से अमेंड होने वाले फॉलोइंग प्रोविजंस इंक्लूडेड हैं। इन सभी प्रोविजन से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए बिल को दोनों हाउसेस से सिंपल मेजोरिटी यानी मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग के साथ पास करना होता है। दोनों हाउसेस से पास होने के बाद फाइनल असेंट के लिए ये प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के ऊपर कोई राइट नहीं होता। 1971 में हुए 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में प्रेसिडेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के ऊपर एसेंट देना ऑब्लिगेटरी कर दिया गया था। ना ही प्रेसिडेंट बिल को विथहोल्ड कर सकते हैं और ना ही उसे रिजेक्ट कर सकते हैं, इसलिए उनको बिल पास करना ही पड़ता है। दूसरे नंबर पर ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आते हैं जिनके लिए स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब है कि हाउस में प्रेजेंट
और वोट करने वाले मेंबर्स में से कम 2/3 मेंबर्स के वोट्स बिल के फेवर में होने चाहिए। इसके अलावा एब्सोल्यूट मेजोरिटी भी होनी चाहिए, यानी हाउस की टोटल स्ट्रेंथ के 50% से ज्यादा वोट्स बिल के फेवर में होने चाहिए। इससे रिलेटेड सभी प्रोविजंस आर्टिकल 368 के अंडर आते हैं। इस तरह के बिल के इंट्रोडक्शन के लिए प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड नहीं होता और इन्हें किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसे बिल्स के लिए दोनों हाउसेस में 2/3 मेजोरिटी इंश्योर करना जरूरी है। थर्ड टाइप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स वो हैं जिनके लिए स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ स्टेट्स के रेटिफिकेशन की भी नीड होती है, यानी पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी से पास होने के बाद भारत की सभी स्टेट लेजिस्लेचर्स में से एटलीस्ट हाफ लेजिस्लेचर्स को ऐसे बिल्स को रेटिफाई करना पड़ता है। ये जनरली ऐसे बिल्स होते हैं जो फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर सकते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन बिल भी इसी तरह के बिल का एग्जाम्पल है, क्योंकि इलेक्शंस स्टेट लेजिस्लेचर के भी होते हैं और इस पर पार्लियामेंट अगर अकेले फैसला लेती है तो ये फेडरल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करेगा। इसमें फॉलोइंग प्रोविजंस इंक्लूडेड हैं: इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, extent of the executive power of union and states, Supreme Court and High Courts, distribution of legislative powers between unions and the states, any of the list in 7th schedule, representation of states in parliament। सिर्फ यही नहीं, इस प्रोविजन का इस्तेमाल करके पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का तरीका भी बदल सकता है, यानी आर्टिकल 368 को भी अमेंड किया जा सकता है। इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को पार्लियामेंट से पास होने के बाद स्टेट के पास सर्टिफिकेट भेजा जाता है। स्टेट्स को रेटिफिकेशन करने के लिए कोई भी टाइम लिमिट स्पेसिफाई नहीं की गई है, यानी वो उसके लिए इनडेफिनिट टाइम ले सकते हैं, जहां से ये बिल्स प्रेसिडेंट के पास जाते हैं। और जैसा हमने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर्स नहीं होती, इसलिए प्रेसिडेंट इस बिल पर अपनी एसेंट दे देते हैं, जिसके बाद बिल लॉ या एक्ट बन जाता है। दोस्तों, भारत में बिल्स का पैसेज एक क्रूशियल डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जिसमें मेटिकुलस स्क्रूटनी, डिबेट और डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होती है। एक बिल के लॉ बनने का सफर लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से होकर गुजरता है। ये सफर इंश्योर करता है कि प्रपोज लेजिस्लेशन थॉरली एग्जामाइंड और डिबेटेड हो। इंडियन पार्लियामेंट का बाई कैमरल यानी डुअल हाउस सिस्टम कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू को इंश्योर करता है, लॉ की क्वालिटी को इनहैंस करता है और उसके इफेक्टिवनेस को भी बढ़ाता है। हालांकि इसके सामने पॉलिटिकल डायनेमिक्स, डिलेज और पार्टिसनशिप जैसे चैलेंजेस भी आते हैं, जो बताता है कि इस पूरे प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए कंटिन्यूअस एफर्ट्स की जरूरत है। लेकिन पैसेज ऑफ बिल्स भारत के लीगल लैंडस्केप को शेप करने, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करने और देश की इवॉल्विंग नीड्स को एड्रेस करने का सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल मैकेनिज्म है, जो इसे इंडियन डेमोक्रेटिक सेटअप का एसेंशियल प्रोसेस बनाते हैं और आगे भी बनाते रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस में देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्स? एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ पासिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।